हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है ना, और उससे संबंधित जितने हमारे एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चंस दिए गए थे उनकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी थी। उसके जस्ट बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके जो सिलेबस में है 12th लेवल पर, वो आपको दी गई है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों दी गई हैं। अब उसमें करना क्या है कि आपको मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया के विषय में जितनी भी जानकारी थी सारी बता दिया था, है ना। उसके बाद डिस्कशन करना होगा हमें ये फर्स्ट ऑर्डर जो आपकी रिएक्शन है इसके विषय में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कभी कभी एग्जाम में देखते हैं कि एग्जाम्पल देकर के ही सीधे पूछ लिया जाता है कि ये अभिक्रिया जो है किस कोटि की है, ये पूछ लिया जाता है। तो उसमें कुछ गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं, एक दो, उनको याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से उसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। कहीं कहीं पर अभिक्रियाएं लिखा होता है, कहीं कहीं पर अभिक्रिया लिखा होता है। तो एक ही बात है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं देखिए क्या होती हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो डिफिनेशन बिल्कुल आसान है, आपको पता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये मैंने जब आपको अभिक्रिया का वेग या दर पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग। तो यहां पर क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, यानी अभिक्रिया का वेग वही dr या केवल r है ना, वो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के, यानी घात कितनी होगी 1। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल है, जैसे आपका r से बना हुआ है p, ये वही पुराना R फॉर रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, और P फॉर प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग, तो पहले इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिख करके बताइए कि कैसे लिखा जाएगा। तो R हो जाएगा, देखिए समानुपाती का सिंबल लगाया, ये वेग समीकरण है अभिक्रिया की। तो R है, समानुपाती का सिंबल है, और किसकी सांद्रता के, तो अभिकारक कौन है, कैपिटल R है। तो इसकी सांद्रता का सिंबल क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट होता है। तो ये लगाया, उसके बाद कैपिटल R लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इतनी बात समझ में आई। ये अभिक्रिया का वेग या दर है, ये समानुपाती का सिंबल है, और आपको ये पता ही है कि जो अभिक्रिया का वेग या दर होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसकी प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगा। ऊपर क्या लगाते थे, ऊपर लगाते थे n। ये n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये है अभिक्रिया की कोटि, यहां पर n का मान जो रख देंगे उस कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी। तो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी आंख बंद करके ये याद रखिए कि n का मान क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए 1 होगा। n का मान अगर 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, n का मान 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n का मान अगर 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से n की वैल्यू बढ़ती चली जाए तो जो मान रखेंगे वहां पर उस कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या करते हैं, अब देखिए ये समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा वही के, वेग स्थिरांक। तो बराबर क्या हो जाएगा, आपकी के मिल जाएगा आपको। और ये देखिए R लिखा हुआ है कि नहीं। यहां पर क्या है, अभिक्रिया की कोटि, कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की। तो n का मान कितना हो जाएगा 1, यानी सीधे सीधे यहां पर क्या लिखिए 1 लिख दीजिए। और किसी की पावर अगर 1 है तो वो संख्या मल्टीप्लाई 1 बार होगी तो वही संख्या ही रहती है कि नहीं। तो फिर देखिए क्या बनेगा कि R इज इक्वल टू के और कैपिटल R, ये बन गई आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण। यानी प्रथम कोटि की कोई भी अभिक्रिया आती है आपको उसकी वेग समीकरण ऐसे लिख करके, देखिए यहां पर मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख करके बता दिया। किताब सीरीज में देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि वहां पर पूरा लिखा हुआ मिले, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए सीधे ये वाला स्टेप लिखा होगा कि स्मॉल r बराबर के आर, बस। लेकिन ये कहां से आया, इसलिए मैंने इतना प्रोसेस आपको करके बता दिया है। तो ये इसका तो जनरल एग्जांपल हो गया। अब मैं इसका कोई एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूं। जैसे एक अभिक्रिया देखिए, इसकी बहुत फेमस है कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5, यहां पर हो जाएगा ये NO2 प्लस, ये आपका बन जाएगा NO2 प्लस O2। और यहां से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन है तो 4 यहां लगा दीजिए। और ऑक्सीजन देख लीजिए 5 दूनी कितना है 10 है, तो यहाँ 4 दूनी 8 और 2
10। यानी ये अभिक्रिया आपकी 2N2O5 4NO2 + O2, ये कई बार रिएक्शन आई हुई है एग्जाम में। इसमें पूछा गया कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, इसीलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, अब कहा गया कि इस समीकरण के लिए आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखिए, वेग समीकरण लिखिए या वेग नियम लिखिए। मैंने तीनों चीजें आपको बताई है, तीनों का एक ही नाम है, एक ही चीज के तीन नाम। इसको वेग समीकरण कह सकते हैं, या वेग व्यंजक कह सकते हैं, या वेग नियम कह सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिखने के लिए कहा जाए, जैसे इसमें किया है वैसे उधर करना है। चलिए करते हैं। देखिए ये है स्मॉल r, ये अभिक्रिया की दर या वेग है। ये लगाया समानुपाती का सिंबल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। उसके बाद N2O5 आपको दिया गया है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ आगे संख्या है, ये मोलों की संख्या है, या इसको कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो अभिक्रिया की दर या वेग है वो कभी भी रस समीकरण मिति गुणांक पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि आपको प्रथम घात के, अब ये नंबर देख करके कि यहां ना कर दीजिएगा कि दो घात के समानुपाती हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है कि नहीं? चलिए तो यहां पर लिखते ब्रैकेट के अंदर N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, है ना, N2O5 हो गया। अब यहां पर कितना है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो N की वैल्यू 1 होगी, तो ऊपर 1 लिखिए कोट के लिए, तो N लिख लिया। यहाँ पर इस N की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चलिए यहां से फिर ये सिंबल हटाइए, नियतांक ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा, तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा। नियतांक के तौर पर कौन आएगा, तो आपका वही स्मॉल k आएगा, तो ये आ गया स्मॉल k। N2O5 तो वैसे ही रहेगा, N का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा N2O5, और N की वैल्यू कितनी है, 1। तो चाहे तो यहां भी छोड़ करके इसको हटा सकते हैं, इतना ही लिख करके काम खत्म करें, या फिर किसी की पावर अगर 1 है तो वही संख्या रहती है भाई, 1 का मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप ये भी लिख सकते हैं कि R = K और ब्रैकेट के अंदर N2O5, है कि नहीं? ये देखिए ये बन जाएगी वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग नियम। किसके लिए है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग नियम कैसे लिखा जाएगा, एक एग्जांपल लेकर के भी मैंने आपको बता दिया। ये एग्जांपल खास तौर से याद रखिएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया कई बार पूछी गई एग्जाम में कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है। तो पहचान लीजिए कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, हीट किया गया गर्म, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये ऑक्सीजन गैस है ना। तो ये हो जाती है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। एक जनरलाइज एग्जांपल इधर लिखा हुआ है, स्पेशल एग्जांपल आपके सामने इधर लिखा हुआ है, जो ये रिएक्शन है आपकी, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाती है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसकी डिफिनेशन और उसका एग्जांपल। एक छोटी सी बात और, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो इस बात को भी कहीं पर आगे पीछे लिख सकते हैं ना, सेकंड इनवर्स, यानी इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स कहां से आएगा, उसी फार्मूले में रखिए, मोल प्रति लीटर 1 - सेकंड इनवर्स में n की वैल्यू 1 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको सेकंड इनवर्स इसका मात्रक मिल जाएगा। ये काम आपको ही करना है, मैंने डायरेक्ट इसका मात्रक बता दिया कि इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स। कहां से निकाला जाएगा उसकी हिंट मैंने दे दिया है, वो निकालिएगा और करिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी जो समाकलित वेग समीकरण होती है उसका डेरिवेशन मैं आपको करवाता हूं। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें देखना है, सॉल्व करना है आपकी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। इसका डेरिवेशन भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो कैसे किया जाएगा इसका डेरिवेशन, तो वही एक जनरलाइज इक्वेशन थी R से P बनने की, यानी रिएक्टेंट से उत्पाद बनने की, उसको लिखा जाए पहले। देखिए यहां पर क्या है कि ये R है और R से बन गया P। P फॉर प्रोडक्ट है, उत्पाद है, R फॉर रिएक्टेंट है, अभिकारक। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है कि नहीं। अब क्या करना होगा, यहीं से आपको इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसके लिए आपको लिखना होगा अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। मैंने आपको तात्क्षणिक वेग भी लिखना बताया था, dx/dt, है ना, या dr/dt। और अभिकारक के लिए कभी भी जब अभिक्रिया का वेग लिखते हैं उसके सामने एक माइनस का सिंबल पहले से ही होता है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं, इसके लिए कौन सा वेग लिखना है, तात्क्षणिक वेग। क्यों तात्क्षणिक वेग लिखना है, क्योंकि यहां पर हमें समाकलन करना है, और समाकलन करने के लिए तात्क्षणिक वेग लिखना ही पड़ेगा। औसत और आपके इंस्टेंटेनियस से काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए यहां पर देखिए, ये हो जाएगा आपका d
और सांद्रता किसकी लिखी जाएगी, तो अभिकारक की, तो ये हो गया आर। और यहां पर क्या है कि ये माइनस लगा दिया। यहां पर डी इसलिए लिया गया है क्योंकि डी क्या है आपका तात्क्षणिक वेग है, और तात्क्षणिक वेग लेकर के ही हम समाकलन इसको कर सकते हैं, इसलिए तो यहां पर डी आर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ये होगा। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पूरा स्टेप मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के, सीधे मैं लिख देता हूं के ब्रैकेट में आर। तो यहां पर देखिए के हो गया और ब्रैकेट के अंदर आर हो गया। ये तो स्टेप आपको समझ में आ ही रहा होगा ये कहां से आया है, ये है अभिक्रिया की दर या वेग, और समानुपाती हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता के, समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो ये के आ जाएगा आपका वेग स्थिरांक। तो मैंने सीधे लिख दिया है माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के और आर हो गया, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या ये माइनस लगा हुआ है, अब इधर क्या करना है, हमें आर को इधर ले लेना है और डी टी को उधर ट्रांसफर कर देना है। तो चलिए यहां पर कर लेते हैं डी आर अब हम आर को इधर ले लेते हैं तो आर यहां पर आ गया, डी का मल्टीप्लाई हमने उधर कर दिया तो ये हो गया के डी टी। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा चीज आपको लिखनी होगी, क्या लिखना होगा कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, अगर माइनस से गुणा कर देंगे तब क्या होगा, तब यहां पर जो ये आपका माइनस लगा है ये माइनस उधर चला जाएगा, है कि नहीं, यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक लाइन यहां पर लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, जब माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। या सीधे ये भी समझ सकते हैं कि यहां से माइनस हटाइए और इधर से माइनस लगाइए, है ना, ये भी कर सकते हैं सीधे एक स्टेप में, लिख करके भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो यहां सिंबल हट जाएगा माइनस का और यहां पर माइनस का लग जाएगा। तो चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा करके लिख देता हूं कि डी आर अपॉन और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर है ही, ये हो जाएगा, इधर क्या होगा माइनस के डी टी। इतना तो समझ में आया। ये माइनस कहां से आया, माइनस से गुणा करवा दिया, इधर प्लस हो गया तो यहां हट गया चिन्ह, इधर क्या हुआ तो यहां पर एक माइनस लग जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, इधर से माइनस हट जाएगा। ये अभिकारक था इसलिए यहां पर माइनस लगाया है पहले से। अभिकारक की सांद्रता कभी भी लिखते हैं, है कि नहीं, उसके सामने एक ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता माइनस में आ जाएगी और अभिक्रिया का दर या वेग माइनस में लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, तो लगा दिया वही। अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या करना होगा, ये आपका दिया है डी आर अपॉन आर दिया, माइनस का के डी टी दिया है ना। अब इसको हमें करना होगा इसका समाकलन, और समाकलन करने से पहले एक चीज आपको लिखनी होगी, क्या लिखना होगा, देखिए यहां पर लिख देते हैं कि जब t बराबर 0 यानी समय 0 है तो प्रारंभिक सांद्रता, कॉमा लगा करके लिख लेंगे कि जो प्रारंभिक सांद्रता, अब प्रारंभिक सांद्रता को r से रिप्रेजेंट कर लिया है केवल, प्रारंभिक सांद्रता r बराबर क्या हो जाएगा, r0 लिख लिया। उसके बाद जब समय आपका t बराबर कितना हो गया, t यानी जब समय कुछ बीत जाएगा, t बराबर कुछ भी समय हो सकता है, तब सांद्रता देखिए जो बाद की सांद्रता है r बराबर उसको लिख लेते हैं, तो ये मान लिया कि r बराबर RT मिल जाएगा, है ना। ये तो समझ में आया कि जब समय आपका क्या है t बराबर 0, जब समय 0 रहा होगा तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या रही होगी, R0 मान लिया गया है, देखिए यहां पर लिखा हुआ R0। उसके बाद जब समय आपका t बराबर t हो गया तो अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, RT हो गई, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या करना होगा, अब इसका समाकलन करना होगा। समाकलन कैसे करेंगे, तो जो d के साथ लिखा है यहाँ पर, देखिए d के साथ r है तो r के पदों में समाकलन करना होगा। यहाँ पर d के साथ कौन है, t है, तो t के पदों में समाकलन करना होगा, है ना। तो आगे क्या लिखेंगे, इस साइड में मैं लिखता हूं, इधर आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, है ना, ये लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया है यहां पर कि दोनों पक्षों में उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, ठीक। तो अब यहां पर देखिए समाकलन किसका होगा, जो d के साथ होगा, d के साथ कौन है, देखिए d के साथ यहाँ है r, यानी यहाँ पर r वाली वैल्यू ली जाएगी, यहाँ पर d के साथ कौन है तो t है, तो यहाँ पर t वाली वैल्यू ली जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए समाकलन का ये सिंबल होता है, ये समाकलन का सिंबल है, किसका करना है तो r का, तो यहाँ पर r लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर ये r हो गया, है ना, ये आपका क्या लिखा हुआ देखिए r है,
तो पूरा टर्म लिख लीजिए, यहाँ पर ये डी हो गया और ये आर है आपका, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका आर है ना। ये समाकलन का सिंबल हो गया, और ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला लिखा है, इसी का समाकलन कर रहे हैं। अगर चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 बना करके, इसको समीकरण 1 लिख करके आप ये भी जोड़ सकते हैं कि समीकरण 1 का उपयुक्त दोनों पक्षों में उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, क्योंकि किस समीकरण का समाकलन कर रहे हैं, इस समीकरण का समाकलन कर रहे हैं, तो इसी को यहाँ पर लिखना होगा। तो डी आर अपॉन आर देखिए यही तो लिखा हुआ है कि नहीं। अब कहां से कहां तक समाकलन होगा, तो ये होगा आपका प्रारंभिक से अंतिम तक। अब प्रारंभिक से अंतिम तक क्या है, देखिए आर दिया गया है, तो आर की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आर 0 है। आर की बाद की सांद्रता कितनी है, आर टी है। यानी समाकलन कहां से होगा, प्रारंभिक से अंतिम तक। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता है 0, बाद की सांद्रता कितनी है, तो आर टी, तो यहाँ पर आर टी लिख लेते हैं। ये समझ में आया। इसी तरीके से प्रारंभिक समय से अंतिम समय के बीच में, तो चलिए लिखते हैं बराबर, इधर समाकलन देखिए माइनस क्या है, ये माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे, अंदर देखिए क्या रहेगा, के डी टी ये रहेगा। देखिए यहां पर माइनस बाहर चिन्ह है और के डी टी मैंने लिख दिया है ना। अब उसके बाद यहां पर लगाइए, ये क्या है, डी के साथ कौन है, समय, तो यहां समय के पक्ष में समाकलन होगा। समय के पक्ष में समाकलन क्या होगा, प्रारंभिक समय से अंतिम समय, यही होगा। चलिए प्रारंभिक समय देखिए क्या है, समय टी बराबर कितना, प्रारंभिक समय 0 है, बाद का समय टी बराबर कितना है, टी है। तो यहां पर क्या होगा, समाकलन आपका 0 से टी तक हो जाएगा, ये होगा। अब यहां पर एक फार्मूला रट लीजिए, कौन सा फार्मूला है, तो ये है आपका समाकलन का, इस साइड में मैं लिख देता हूं इधर। ये होता है आपका कि dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स, ये मैथमेटिकल एक फार्मूला, इसको याद रखिएगा। ये होता है आपका ln x, है ना, क्योंकि जहां पर ये लिखा हुआ है कि डी आर अपॉन आर, अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ln x, और x के तौर पर यहाँ कौन है, यहाँ r है, तो यहाँ r लिख देंगे, है कि नहीं। देखिए dx अपॉन एक्स, ये फार्मूला है मैथ का, dx अपॉन एक्स हो गया बराबर क्या होता है, ln x, इसको याद रखें। तो ये हम हटा देंगे यहाँ से, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ln x। अब ln x की जगह कौन है, x की जगह r है, तो वहां पर ln r हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे समाकलन का ये सिंबल हटाएंगे तो ये वाला सिंबल लग जाएगा, ये लग गया। अब उसके बाद देखिए क्या, ये पूरा हटा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ln r है तो r कर देंगे, यानी ln r हो जाएगा आपका, ये देखिए है ना, यानी ln क्या हो जाएगा, r। देखिए ये ln r कर दिया, और यहां पर ये लगा दिया ये सिंबल, इतना तो समझ में आया होगा। इसको कहां से हटाया, इसको इस वाले फार्मूले से रिप्लेस किया है। देखिए dx अपॉन x है बराबर क्या, ln x हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ln ब्रैकेट के अंदर r लिख दिया, तो यहाँ पर r लिखा हुआ है ना। फिर वही लिमिट लिख दीजिए, r0 से कितनी है, r0 से है rt। अभी लिमिट नहीं हटेगी, लिमिट जब हटाएंगे तो बताएंगे। तो r0 से rt हो गया बराबर माइनस, अब देखिए k है एक नियतांक, k को बाहर कर लीजिए, तो k को मैंने बाहर कर लिया यहाँ, और ये समाकलन का सिंबल है। अंदर क्या है आपका, dt है, तो अंदर dt है, और समय कितना, 0 से t तक। अब जो काम यहां पर किया है, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर तो dt है केवल। अब यहां पर एक फार्मूला लगा देंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला, है ना, यानी rt माइनस r0 कर देंगे, और यहाँ t माइनस 0 कर देंगे, ये लिमिट का फार्मूला है ना। rt से r0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर t से t0 माइनस कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है, ln rt लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ln rt हो गया, ln rt अपर लिमिट, और माइनस क्या कर देंगे, लोअर लिमिट ln r0, यानी ये हो जाएगा आपका ln r0, ये होगा। ये समझ में आया, अपर लिमिट ln r0, लोअर लिमिट क्या है, ln r0, तो ln rt माइनस ln r0 लिख दिया। अब बराबर में इधर आइए, उसके बाद क्या करेंगे, जो काम यहां पर किया है वो यहां पर करना होगा। तो माइनस के तो बाहर ही है, तो माइनस के रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका, ये t है, तो देखिए t से क्या हो जाएगा, t माइनस 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब ये k और t मल्टीप्लाई कर लेगा, तो k को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का kt हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहां पर देखिए ln rt और माइनस क्या है, ln r0, और बराबर में क्या है, माइनस kt, ये हो जाएगा आपका इतना, है ना। यानी समाकलन को सॉल्व करने के बाद आपका ln rt माइनस ln r0 माइनस kt बन जाएगा, इतना, है कि नहीं।
तो इतना अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, है ना। वैसे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, मान लिया अगर कोई कसर रह गई हो तो वो क्लियर हो जाए बात। चलिए, सबसे पहले मैंने आर ले लिया, आर से पी एक अभिक्रिया ले ली, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, इसके लिए कौन सा वेग लिखना है, तो इसके लिए आपको लिखना है तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग लिखना है इसके लिए, तो इसके लिए आपको तात्क्षणिक वेग लिखना है। तात्क्षणिक वेग कैसे लिखा जाएगा, तात्क्षणिक वेग लिखा जाएगा dr अपॉन dt से। ये मैंने आपको लिखना बताया है। अगर तात्क्षणिक वेग लिखना नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग लिखना बताया है, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए माइनस dr, अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता कभी भी लिखते हैं, है ना, अभिकारक की दर या वेग लिखते हैं तो उसके सामने हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस का सिंबल। इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक ऑलरेडी माइनस लगा दिया है। इतना समझ में आया, dr अपॉन dt हो गया। उसके बाद k लिखा और ये कर दिया r। अब ये वहीं से आया है कि r समानुपाती हो जाएगा, यानी dr अपॉन dt समानुपाती हो जाएगा r के, और समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा, तो k मिल जाएगा आपको। तो ये k लिख दिया मैंने, तो k r हो गया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद माइनस dr अपॉन r हो गया, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, देखिए ऊपर वाला, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, k d t, देखिए dt को क्या है इधर मल्टीप्लाई में ले लिया, r को इधर भेज दिया। देखिए यहाँ पर r क्या है नीचे चला गया और dt क्या है यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। तो यही मैंने किया है, r कहाँ चला गया, नीचे आ गया, है ना, dt कहाँ चला गया, इधर चला गया। देखिए ये k dt हो गया, है ना, ये हुआ। उसके बाद क्या कहा मैंने, यहाँ पर आपको बताया है कि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, या सीधे माइनस का सिंबल उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो माइनस के दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो माइनस इधर आ जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा। तो dr अपॉन r देखिए प्लस में लिखा है, माइनस का k dt देखिए इधर आ गया, है कि नहीं। तो ये मैंने करके बताया आपको। उसके बाद मैंने कहा कि जब समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है, r0 मान लिया। जब समय t बराबर कुछ समय हो जाएगा तब अभिकारक की सांद्रता, भाई समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कुछ घटेगी कि नहीं घटेगी, है कि नहीं। तो वहां पर देखिए क्या t बराबर t पर सांद्रता जो है आपकी वो rt हो गई, है कि नहीं। तो t बराबर t समय पर rt हो गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। ये जो समीकरण बनी है इक्वेशन, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बना दिया। फिर मैंने कहा आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों में उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 ही तो लिखी है, dr अपॉन r, देखिए dr अपॉन r लिखी हुई, ये यहाँ पर लिखी है। उसके बाद k dt लिखा हुआ है, k dt देखिए यहाँ माइनस के सिंबल के बाहर ले लिया है ना। तो ये हो गया। देखिए अब समाकलन जब करना है तो किसका समाकलन करेंगे और कहां से कहां तक करेंगे, तो जो d के साथ होता है उसी का समाकलन होता है। d के साथ कौन है, d के साथ है r, तो r के पक्ष में समाकलन होगा, है ना। और समाकलन क्या होता है कि प्रारंभिक से अंतिम, प्रारंभिक से अंतिम, चाहे समाकलन d का हो, चाहे r का हो, चाहे t का हो। देखिए r था तो r की प्रारंभिक सांद्रता कितनी, r0, बाद की सांद्रता rt। समय क्या है, समय आपका पहला प्रारंभिक समय 0 है और बाद का समय t है। तो यहाँ पर d के साथ t था, इसलिए समय के पदों में समाकलन कर दिया 0 से t तक। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब मैं इस चीज को हटाऊंगा dr अपॉन r को, इसको हटाने का तरीका कहां से आएगा, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखिए, dx अपॉन x, है कि नहीं। इसकी जगह देखिए अगर यहाँ पर x की जगह r मान लीजिए तो dr अपॉन r लिखा कि नहीं लिखा, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ln x। अब यहाँ पर r था तो मैंने लिख दिया ln r। देखिए ln r, अगर x होता तो x लिख देते, x की जगह पर यहाँ पर क्या था, r था, इसलिए यहाँ पर ln r लिखा हुआ है। बाकी लिमिट वैसे ही लिखी है, देखिए r0 है, ये क्या है आपका r0 है, और ये क्या है rt, वैसे लिखा है, बराबर माइनस, ये बाहर क्या ले लिया, k ले लिया, और समाकलन देखिए लगा ही हुआ है, 0 है और ये t है, और यहाँ क्या है आपका dt है कि नहीं। तो ये dt वैसे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, यहां पर एक फार्मूला लगा देना है अपर लिमिट माने लोअर लिमिट का। तो अपर लिमिट देखिए क्या है, rt है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, r0। उसके बाद यहाँ अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है कि नहीं, ये फार्मूला लगा दिया। तो ln rt, अपर लिमिट क्या होगा, ln rt, ये होगा ऊपर वाली, और नीचे वाला क्या होगा, ln r0, तो माइनस ln r0 हो गया। उसके बाद माइनस तो k लिखा ही हुआ है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, t माइनस 0 कर दिया, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 कर दिया, kt का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का kt ही रहेगा। यहां से क्या ln rt माइनस ln r0 बराबर माइनस kt मिल गया। अब क्या करना है, इसके बाद इसी समीकरण को आगे रीअरेंज करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, और आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण मिल जाएगी।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जस्ट इसी के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। चलिए, तो यहां पर ln RT माइनस ln R0 हो गया और बराबर माइनस KT है। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को आगे हम रीअरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, है ना। व्यवस्थित करने में करना क्या होगा कि मुझे यहाँ पर देखिए ln RT है, चलिए मैं इसके आगे आपको करके बताता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है ln RT, यानी ln है आपका और क्या है RT है। ln RT ये इधर माइनस का उधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या कर लेंगे, माइनस का KT और ये उधर चला जाएगा। अब ये माइनस वाला उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ln R0 हो जाएगा, यानी ln R0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से करना क्या है, उसके बाद यहां से करना है आपको ये KT इधर ले लेना है और ln RT को उधर ट्रांसफर कर देना है। देखिए माइनस का KT इधर आ गया और उसके बाद ln RT उधर ले जाइए, तो ये उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये तो प्लस का है, तो यहां पर लिख लेंगे ln R0 और माइनस उधर चला गया ना तो ln RT हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए ये बनेगा। अब यहां पर भी एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूले को मैं यहां लिख देता हूं इस साइड में। देखिए यहां पर लगेगा ln x माइनस ln y, है ना, ये बनेगा फार्मूला ln x माइनस ln y। देखिए x की जगह पर कौन आया, x की जगह पर ln R0 आया है, RT की जगह पर देखिए ln RY आया है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ln x अपॉन y, ln x अपॉन y, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए ln R0 की जगह पर कौन है, ln x है, ln RT की जगह पर कौन है, ln RY है। ये फार्मूला है मैथ का, इसको याद रखिएगा। ln x माइनस ln y बराबर क्या होगा, ln x अपॉन y, यानी x की जगह पर कौन है, R0 है, y की जगह पर कौन है, RT है। तो ये देखिए आगे क्या बनेगा, इसका बन जाएगा माइनस KT, यानी ये माइनस KT हो जाएगा। और देखिए ln तो साथ में ही रहेगा तो ln हो गया, x की जगह पर कौन है, R0 है, तो यहां पर क्या होगा, R0 होगा। y की जगह पर कौन है, RT है, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, RT हो जाएगा, है ना, ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहां से, है ना, तो माइनस KT बराबर ln R0 अपॉन R0 अपॉन RT हो गया। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसी को फिर से रीअरेंज कर लेंगे, यानी यहां से क्या होगा, ये जो माइनस KT देखिए इधर आएगा, ये माइनस KT इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का KT हो जाएगा, यानी यहां माइनस का KT है, इधर आएगा तो प्लस का KT, ln R0 माइनस ln RT से ये क्या हो जाएगा, ln x माइनस ln y का फार्मूला लगा देंगे, ln x अपॉन y हो जाएगा। और यहां पर क्या, KT बराबर ln R0 अपॉन R0, यानी R0 अपॉन RT हो जाएगा। चाहे तो इसको यहां छोड़ सकते हैं। अब इसको ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो कभी भी अगर ln को log में कन्वर्ट होगा तो 2.303 से इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मैं वो भी करके बता देता हूं आपको। ln को log में बदलना है क्योंकि इक्वेशन आपको जो मिलती है वो log में लिखी हुई मिलती है। तो यहां पर देखिएगा, लिख देते हैं कि KT बराबर, अगर इसको log में चेंज करना है तो ये लिख दीजिए 2.303, ये होगा। उसके बाद log 10 कर दीजिए और R0 अपॉन RT कर दीजिए, ये देखिए किया। अब यहां से आपको क्या चाहिए, समय चाहिए, टाइम, या वेग स्थिरांक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आपको t निकालना है तो t को इधर रोक लीजिए और 2.303 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा और log 10 हो जाएगा। उसके बाद R0 बाई RT हो जाएगा। देखिए जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी किताब में आपकी लिखी हुई, वो आ गई यहाँ पर, है। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। यहां पर समझ में आ रहा होगा, ये KT उधर चला गया तो प्लस का KT हो गया, ये माइनस का था ना, इसको इधर बुला लिया तो ln R0 प्लस का है, माइनस का ln RT हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दिया है ln x माइनस ln y, x की जगह पर कौन है, R0 है, y की जगह पर है कौन है, RT है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ln x अपॉन y, तो ln x की जगह पर R0 था तो R0 लिख दिया, y की जगह पर RT था तो R0 अपॉन RT लिख दिया। तो KT बराबर ln R0 बाई RT। अब कभी ln को log में चेंज करना होता तो 2.303 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2.303 आ गया और log 10 में कन्वर्ट हो गया, R0 अपॉन RT हो गया। यहाँ से हमें t निकालना था मान लिया, तो यहाँ पर क्या, k को नीचे भेज दिया, या k को निकालना हो तो t को यहाँ भेज दीजिए। दोनों तरीके से इक्वेशन लिख सकती, लिखी हुई मिल सकती, कोई गलत नहीं है ना। तो t बराबर 2.303 अपॉन k या k बराबर 2.303 अपॉन t लिखा हुआ हो सकता है। भाई यहाँ से जो निकालना होगा उसी के हिसाब से अरेंज करेंगे इसको। तो log 10 R0 अपॉन RT हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाता है आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक छोटी सी चीज में और होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
चलिए अब यहां पर देखिए क्या है कि यदि हम प्रारंभिक सांद्रता यानी R0 जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है उसको मान लेते हैं कि वो कितनी है, A है। बाद की सांद्रता जो आपकी RT है उसको हम मान लेते हैं A माइनस एक्स। तो अब ये वाले मान इस समीकरण में जरा पुट कर दीजिए यहां पर, तो देखिए अगर एक आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी कि T बराबर 2.303 अपॉन के log 10, है ना। R0 की जगह पर क्या है, R0 की जगह पर आपको A रखना है तो ऊपर A रख दीजिए, नीचे क्या है RT की जगह पर A माइनस एक्स लिखना है तो आपको A माइनस एक्स लिख देना है। तो ये इक्वेशन भी आपको लिखी हुई मिल जाती है ना। और कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि ये T है, K बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर K कर लें तो T वहां चला जाएगा, तो 2.303 अपॉन, अब देखिए यहां पर क्या है, समय ले लिया log 10, है ना, A अपॉन A माइनस एक्स। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें जो निकालना होगा हम उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए k इज इक्वल टू 2.303, जिसको निकालना वो यहां पर आ जाएगा, जिसको नहीं निकालना वो नीचे चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाती प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। हो सकता है कि आपको किताब सीरीज में ऐसे लिखी हुई मिल जाए या एनसीईआरटी बुक में आपको ऐसे लिखी हुई मिल जाएगी, ये वाली, है ना। डेरिवेशन में आप दोनों को सेम है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि डेरिवेशन आपका सही होना चाहिए बस, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका जो ग्राफ बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी किताब में उसको बता देता हूं। चलिए तो अब मैं इसको आपका ग्राफ बता देता हूं कि ग्राफ कैसे बनेगा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है उसको मैं बता देता हूं कि कैसे बनेगा। देखिए ग्राफ बनाने के लिए ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी ln RT माइनस KT प्लस ln R नॉट, यहीं से ले लेंगे, ग्राफ हमें यहीं से मिल जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि ln RT माइनस क्या लिखा हुआ है, बराबर में आपका लिखा कि ln RT बराबर माइनस KT और प्लस ln R नॉट, है ना। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c, है ना, गणितीय समीकरण y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करने पर। चलिए y बराबर mx और प्लस c। अब देखिए यहां पर क्या है कि y है, y का मतलब ये y अक्ष है, x का मतलब ये x अक्ष है, और c क्या होता है, c बताता है कि कोई भी जो ग्राफ है वो कहां से चालू होगा, है ना, ये बताता है। m क्या बताता है, m बताता है ग्राफ का स्लोप, यानी ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा कि नीचे की ओर बनेगा। तो यहां पर देखिए y की जगह पर कौन आया है, y की जगह पर आपका ln RT आया है। m की जगह पर देखिए कौन आया है, m की जगह पर आपका k आया, तो k की वैल्यू कितनी है, माइनस, है ना। तो अगर कभी यहां पर m की वैल्यू अगर माइनस में आ जाएगी तो ग्राफ हमेशा नीचे की ओर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्लस में होती तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद x की जगह पर कौन आया है, x की जगह पर आया है t। देखिए x अक्ष है, x अक्ष पर क्या लिया जाएगा, समय, ठीक। c की जगह पर देखिए क्या है, c की जगह पर आया है ln R नॉट, ये देखिए। तो बस अब हमें क्या करना है, इसी के हिसाब से इसका ग्राफ बना देना है। चलिए मैं बनाता हूं, देखिए यहां पर देखिए ये आपका है x अक्ष, आपको ये तो पता है ये क्या है आपका x अक्ष और ये क्या है आपका y अक्ष। तो y अक्ष पर देखिए क्या लिया जाएगा, ln RT, यानी यहां पर आपका होगा ln RT, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। x अक्ष पर क्या लिया जाएगा, x अक्ष पर आपका t यानी समय लिया जाएगा, तो इधर समय ले लिया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए m का मान क्या है, माइनस k, है कि नहीं। m की जगह पर देखिए क्या रखेंगे, माइनस k, और अगर कभी भी m का वैल्यू माइनस में आ गई तो ग्राफ हमेशा नीचे की ओर बनता है। तो चलिए मैं इसको बना देता हूं, ये ग्राफ आपका नीचे की ओर होगा, क्यों, क्योंकि m का मान क्या है, माइनस k है ना। m किसी भी ग्राफ का स्लोप बताता है, उसकी ढाल बताता है, उसकी प्रवणता बताता है। तो अगर m का मान निगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा आपका, नीचे की ओर बनेगा, है ना। अगर m का मान पॉजिटिव होता मान लिया तो ग्राफ आपका ऐसे बन जाता ऊपर की ओर, है ना, ये याद रखिएगा। तो m का मान निगेटिव माइनस k था, इसलिए ग्राफ नीचे की ओर है। उसके बाद c क्या है, तो c वो होता है जहां से हमारे ये ग्राफ चालू होगा। देखिए चालू कहां से हुआ, इस पॉइंट से, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ln R नॉट। देखिए यहां पर ln R नॉट हो गया। c क्या होता है, c वो पॉइंट बताता है जहां से ग्राफ चालू होगा, जहां से खींचना चालू होगा, जहां से बनाया जाएगा इसको, है कि नहीं, क्योंकि उल्टा तो बना नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसका नाम ln R नॉट हो जाएगा, इधर ln RT हो गया, इधर आपका t हो गया, और ये बन गया इसका ग्राफ, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी किताब में भी आपको बना हुआ मिल जाएगा,
है ना। तो इस प्रकार से क्या है, आज जो मैंने टॉपिक लिया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया समाकलित वेग समीकरण और उसका ग्राफ, आपको मैंने अपनी तरफ से समझाने का तो पूरा प्रयास किया है ना। अब आप इसको कितना अच्छे से समझते हैं, मान लिया एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन जब 2-3 बार इसको देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको मैं ये पूरा दावा करता हूं कि ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, आप भी इसको एग्जाम में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।